बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिफरेंट पी और एन टाइप मटेरियल्स को किस तरह बनाया था और पी और एन टाइप मटेरियल्स को कंबाइन करके आपने पीएन जंक्शन, जिसे ओवरऑल आपने डायोड का नाम दिया, वो पढ़ा था। आज हम उसी डायोड के डिफरेंट यूजेस देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग में डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये डिफरेंट फॉर्म्स में यूज होते हैं। सबसे पहला यूज जो आज आपने स्टडी करना है वो है लाइट इमिटिंग डायोड का, जिसको सिंपली LED भी कहा जाता है। ये क्या करता है? बेसिकली जब आप किसी भी LED को या डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो मिलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायोड की जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो इसे जब इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा तो ये उससे लाइट इमिट करेगा, इसीलिए इसे लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। सो अगर आप लाइट इमिटिंग डायोड की स्टेटमेंट लिखें कि ये कैसी डिवाइस है तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। और आपने जब प्रीवियस टॉपिक स्टडी किया था तो मैंने आपको डायोड का सिंबल बताया था। उस डायोड के सिंबल में आपने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो एरो वाली साइड होती है इसे आप P कहते हैं और ये जो 1 या स्ट्रेट लाइन है इसे आप N कहते हैं। सो ये आपके पास एक PN जंक्शन या डायोड होगा। जब आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो इसका मतलब होगा कि P को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और N को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। जब इस डायोड को मिलेगी फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से करंट तो ये इमिट करेगा लाइट को। इसलिए जब इसका सिंबल ड्रॉ किया जाता है तो जो लाइट के एरोज हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किए जाते हैं। अगर आप सिंपली डायोड ड्रॉ कर देंगे और उस पर लाइट के एरोज ड्रॉ नहीं करेंगे तो वो सिंबल ऑफ LED कंसिडर नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी डिफरेंट यूजेज की या वाइड यूजेस की वजह क्या है तो उसकी रीज़न है कि जब इस डायोड में से लाइट इमिट होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। LEDs जब लाइट एमिट करते हैं तो उनकी लाइट इंफ्रारेड रीजन, फिर विजिबल रीजन एंड देन अल्ट्रावायलेट रीजन, इन सारे रीजन्स को कवर करती है। लेकिन आप जो अपने सराउंडिंग में रूटीन लाइफ में घर में अगर आपके पास LED लाइट है या डिफरेंट डिस्प्ले बोर्ड है, इवन ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल्स हैं, आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, वहाँ पर जो LEDs यूज हो रहे होते हैं वो विजिबल रीजन की लाइट एमिट कर रहे होते हैं। बाकी इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट जब इमिट हो रही होती है इनमें से तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए विजिबल नहीं होती। तो फिर ये वाले इनविजिबल रीजन वाले LEDs कहाँ यूज होते हैं? आपके घर में होगा टीवी रिमोट या AC रिमोट। जब आप उस रिमोट का बटन प्रेस करते हैं तो एक इनविजिबल लाइट का सिग्नल टीवी को या AC को ऑन करता है। वो जो इनविजिबल सिग्नल जा रहा होता है बेसिकली वो LED के थ्रू ही इमिट हुआ होता है। वहाँ क्योंकि हमें लाइट की वजह से कोई डिस्टर्बेंस जनरेट ना हो इसीलिए हम विजिबल रीजन की लाइट इन डिवाइसेस में यूज नहीं करते, इनविजिबल रीजन को ही सिलेक्ट किया जाता है। अब ये लाइट कैसे इमिट होती है डायोड के अंदर? जब करंट जाता है तो ऐसा क्या होता है कि लाइट इमिट होना स्टार्ट हो जाती है? अब इसको जरा हम डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। ये आपके पास एक सिंपल PN जंक्शन या डायोड है जिसके साथ मैंने बैटरी कनेक्ट की और ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। एक बात याद रखिएगा कि LEDs के लिए जब आप डायोड को यूज करते हैं तो उसकी बायसिंग हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग में ये यूज नहीं होगा। अब जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो आप अगर गौर करें तो ये आपके पास N मटेरियल है और N मटेरियल वो होता है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो। सो इसमें आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका जो P मटेरियल है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें या इस मटेरियल में सिलिकॉन एटम्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। सिलिकॉन एटम होते हैं लेकिन जब हम P और N को ड्रॉ करते हैं तो जस्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को सिंबॉलिकली उसमें ड्रॉ किया जाता है। और अब आपको मालूम है कि जब P और N आपस में ज्वाइन होते हैं तो N साइड पर आपके पास यहाँ पॉजिटिव आएगा
और p साइड पर इसमें आपके पास नेगेटिव लेयर ऑफ जंक्शन आएगी। अब इसको मज़ीद, इससे पहले कि जब फॉरवर्ड बायसिंग हुई इसको करंट मिली तो क्या हुआ, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को समझें। इसमें आपके पास क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो आप ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त कंडक्शन बैंड के अंदर हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आते हैं तो वो फ्रीली कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। और आपके पास जो होल्स हैं वो इस वक्त जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर पहुंचेगा तो वैलेंस बैंड में क्या जनरेट हो जाएगा, होल्स जनरेट हो जाएंगे। और होल्स वो वैकेंसीज होती हैं जो अपने एटम्स के साथ बाउंड होती हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, जबकि ये होल्स जो कि डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बाउंड टू देयर एटम्स। सो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल पार्टिकल। मोबाइल का मतलब ये चल सकते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। और होल्स जो हैं जो कि डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इमोबाइल पार्टिकल्स हैं। इमोबाइल पार्टिकल्स का मतलब है कि ये मूव नहीं कर सकते, जस्ट ये वर्चुअली हमने ये कहा हुआ है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अब होता क्या है कि जब इसमें फॉरवर्ड बायसिंग होती है और आपके पास ये जो बैटरी है, अगर आप इसके पोटेंशियल को इतना इंक्रीज करें कि यहाँ पर जो आपके पास डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल बैरियर है उससे क्रॉस करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाए। अगर इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो इस बैरियर के क्रॉस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो मूव करते हैं तो ऑब्वियसली इस डिप्लीशन रीजन और इस पी रीजन के अंदर मौजूद होल्स को वो फिल करेंगे, क्योंकि ये डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ऑब्वियसली वो इस होल के साथ रिकम्बाइन करेगा। इसको मैंने आपको पहले भी समझाया था कि होल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके पास एक ग्राउंड पर बॉल मूव कर रहा है, और वो बॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही वो बॉल मूव करता जाए और अगर वहां पर ग्राउंड में कोई होल है तो ऑब्वियसली वो बॉल उस होल को फिल कर देगा, उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब इधर से मूव करके इस साइड पर शिफ्ट होते हैं तो ये डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप होल कहते हैं, इनके पास से जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो वो इस डेफिशिएंसी को फिल कर देता है। और इस इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन के प्रोसेस में लाइट इमिट होती है। आपने सोचा होगा कि जब आपने सिलिकॉन के केस में ये मूवमेंट या फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ी थी तो मैंने वहां लाइट का जिक्र नहीं किया था। उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि अगर ये सपोज करें ये सिलिकॉन की सिचुएशन है, ये आपके पास कंडक्शन बैंड यानी एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वैलेंस बैंड यानी पी रीजन के होल्स हैं। अब आपने पढ़ा था कि जो सिलिकॉन है जो कि सेमीकंडक्टर है उसमें एनर्जी बैंड गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब जब इसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो ऑब्वियसली एनर्जी गेन करके जाएंगे, और जब वो वापस जंप करेंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, जो ये वाली सिचुएशन है, तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होगी उसे वो अब री एमिट करेंगे। जब वो री एमिट करेंगे तो वो किस रेंज की होगी, वो इसी रेंज की एनर्जी को री एमिट करेंगे, और ये रेंज है इनविजिबल रीजन की। अगर आपने विजिबल रीजन की लाइट एमिट करवानी है तो उसकी रेंज ये है। आपके पास जो एनर्जी बैंड गैप है उसकी एनर्जी होनी चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। सो अगर आपके पास ऐसा मटेरियल है जिसमें जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आते हैं और इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हैं और इस प्रोसेस में वो इस रेंज के अंदर कोई एनर्जी री एमिट करते हैं तो वो फिर विजिबल रीजन में आएगी और वो आपको नजर आएगी। सो सिलिकॉन के केस में जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करता है तो एनर्जी तो एमिट होती है, लेकिन क्योंकि वो इनविजिबल रीजन की होती है सो वो आपको नजर नहीं आती। सो अगर आपने विजिबल रीजन की लाइट एमिट करवानी है तो फिर कौन से मटेरियल्स होंगे जिन्हें आप यूज करेंगे और डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को एमिट करेंगे। उनमें से जो मोस्ट फेमस मटेरियल यूज होते हैं वो है गैलियम, आर्सेनिक जिसे आर्सेनाइड भी बोला जाता है, और फास्फोरस जैसे फॉस्फाइड भी बोल सकते हैं।
सो ये तीन, गैलियम जो है वो थर्ड ग्रुप का है, आर्सेनिक और फॉस्फाइड आपके पास फिफ्थ ग्रुप के मटेरियल्स हैं। इनको कंबाइन करके अगर आप अपना P और N जंक्शन जनरेट करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बीच में एनर्जी गैप या ये एनर्जी गैप बनेगा उसकी वैल्यू होगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इस विजिबल रीजन की रेंज में आती है, क्योंकि 1.9 ऑब्वियसली 1.8 से ग्रेटर है। इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप डायोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइट एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, और जो लाइट आपको नजर आएगी वो रेड कलर की लाइट नजर आएगी। यानी जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा तो आपको रेड कलर की लाइट एमिशन नजर आएगा और वो एक रेड कलर का एलईडी होगा। इसी तरह अगर आप इन तीन में से जस्ट ये दो, गैलियम और आर्सेनाइड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपके पास जो एनर्जी गैप बनता है वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब आप इस रेंज को देखें तो ये तो स्टार्ट हो रही है 1.8 से। इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी रेंज है ये आपके पास विजिबल रेंज में नहीं है। इसको बोला जाता है इंफ्रारेड लाइट, और यही कॉम्बिनेशन गैलियम आर्सेनाइड वाला मोस्टली टीवी रिमोट या एसी रिमोट में यूज हो रहा होता है। इस कॉम्बिनेशन से जब आप डायोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो लाइट एमिट होगी वो इंफ्रारेड रीजन की होगी, और अगर आप गैलियम फॉस्फाइड के कॉम्बिनेशन से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो लाइट एमिट होगी वो ग्रीन लाइट होगी और आपके पास वो ग्रीन एलईडी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब डायोड यूज होता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर, और एन रीजन जिसे आप कंडक्शन बैंड कहेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें कि वो इस बैरियर को जंप करें और होल्स के साथ रिकम्बाइन करें। तो इस रिकम्बिनेशन में जो वो लाइट एमिट करते हैं उससे बनता है लाइट एमिटिंग डायोड। और इस लाइट एमिटिंग डायोड को आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया कि डिफरेंट जो एलईडी लाइट्स हैं उसमें आप इसको यूज करते हैं। आप अपने सराउंडिंग में अगर देखें तो जो डिफरेंट डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं उनमें एलईडीज यूज होते हैं, टीवी रिमोट में आप यूज करते हैं, कैलकुलेटर में भी आपका एलईडी ही यूज हो रहा होता है। बेसिकली कैलकुलेटर में 7 एलईडीज का एक सेगमेंट होता है। कैसा? कुछ इस तरह का 1, अगर आप इसको काउंट करें तो ये 7 एलईडीज बनते हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलईडीज का एक कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर में बना हुआ होता है। जब आप सपोज करें 1 का डिजिट प्रेस करते हैं तो उस वक्त 2 एलईडीज, सपोज ये वाले, ये और ये 2 एलईडीज आपके पास 1 2, ये 2 एलईडीज फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाते हैं। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायसिंग में आएंगे तो ये ग्लो करेंगे, यानी इनको मिलेगा करंट और ये उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे लाइट एनर्जी में, और आपको ये 1 का डिजिट डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। यानी कैलकुलेटर में जब 1 का डिजिट डिस्प्ले हो रहा होता है तो उसमें उस वक्त 2 एलईडीज फॉरवर्ड बायसिंग में होते हैं। इसी तरह अगर आप 3 का डिजिट प्ले करते हैं तो 3 का डिजिट कुछ इस तरह, इसमें 1 2 3 4 5 एलईडीज होंगे जो फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे, और वो ग्लो करते हुए जब आपको नजर आएंगे तो आपको 3 का डिजिट नजर आएगा। सो कैलकुलेटर में एलईडीज यूज होता है और ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन के पर्पस में, और आप जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बेसिकली लाइट का सिग्नल ट्रेवल करता है। सपोज करें ये एक फाइबर है, इसमें आपने लाइट के सिग्नल को ट्रेवल करवाना है। सो लाइट ने जब इसमें आना है तो जो बेसिक पीछे से आपके पास सिग्नल आ रहा होगा वो करंट की फॉर्म में होगा, और उस करंट के सिग्नल को जब आपने इस फाइबर में एंटर करवाना है तो ऑब्वियसली आपने उस करंट को पहले लाइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें करंट का सिग्नल तो ट्रेवल नहीं करेगा। सो इस करंट को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इसकी जो स्टार्टिंग जगह होगी यहाँ आपको एलईडी कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आने वाली करंट को ये एलईडी पहले कन्वर्ट करे लाइट एनर्जी में, और वो लाइट सिग्नल फिर इसमें मूव करे और अदर एंड तक पहुंच जाए। सो टेलीकम्युनिकेशन में भी आप
जब फाइबर्स यूज करते हैं तो वहाँ LED यूज होता है। फिर मैंने लिखा फास्ट ऑन एंड ऑफ स्विचिंग। आपके पास कंप्यूटर के अंदर जब डाटा मूव करता है तो आपने पढ़ा कि वो हमेशा मूव करता है जीरोस और वंस की फॉर्म में, और ये बेसिकली डायोड के ही ऑन एंड ऑफ की वजह से हो रहा होता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो वो कंडक्ट करता है और फॉरवर्ड बायसिंग को कंसिडर किया जाता है ऑन, और उसे हम 1 से डिस्प्ले करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। और जब डायोड आपका रिवर्स बाइस्ड होता है तो ऑब्वियसली वो करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा होता, वो ऑफ होता है और उसे आप 0 कंसिडर करते हैं। सो कंप्यूटर के अंदर जब आप डाटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तो वो डाटा सिग्नल 1 और 0 की फॉर्म में मूव करता है, और 1 होता है ऑन स्विच का बिहेवियर यानी डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड, और 0 होता है ऑफ स्विच का बिहेवियर विच मीन्स डायोड इज रिवर्स्ड बाइस्ड। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आप एक वाइड रेंज कैरी करता हुआ LED बड़े आसानी के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट यूज था जिसमें आपने उसका सिंबल, उसकी वर्किंग को डिटेल में ऑब्जर्व किया। अब मूव करते हैं और देखते हैं कि डायोड का और यूज क्या क्या हो सकता है। इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, ये तो था लाइट एमिटिंग डायोड। अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड बेसिकली LED के रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है। LED करता था कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। फोटो डायोड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट करेगा, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। LED में आपने पढ़ा कि फॉरवर्ड बायसिंग होगी, फोटो डायोड में आप पढ़ेंगे कि डायोड रिवर्स्ड बाइस्ड होता है, यानी ये एग्जैक्ट LED के ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। फोटो डायोड क्या हुआ फिर? फोटो डायोड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका सिंबल भी LED के एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। LED में मैंने आपको बताया कि वो लाइट इमिट करता है, सो उसकी जो लाइट के एरोज आप ड्रॉ करेंगे वो आउटवर्ड ड्रॉ करेंगे। अब इसमें क्योंकि लाइट इसके जंक्शन पर फॉल करती है और उस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है फर्दर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि इसे लाइट रिक्वायर्ड है फॉर इट्स फंक्शन, सो लाइट इसके पास इनवर्ड एरोस के साथ ड्रॉ की जाती है। सो इन दोनों के सिंबल्स में ये डिफरेंट होता है कि लाइट के एरो LED में आउटवर्ड होते हैं, फोटो डायोड में इनवर्ड होते हैं। अब इसमें फोटो डायोड जो वर्ड है, इसमें फोटो का लिंक बेसिकली सनलाइट के साथ है। जब आप इस पर सनलाइट फॉल करते हैं तो आपके पास सनलाइट बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट फोटॉन्स का, और उस फोटोन नेम की वजह से इसके नेम में भी फोटो का वर्ड ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है डायोड। अब डायोड कहाँ से आया? डायोड बेसिकली इसमें सिलिकॉन, अगर आप लिंक करें डायोड का कि सिलिकॉन से बना हुआ है, तो सिलिकॉन कहाँ से आता है? वो सैंड से आता है, क्योंकि आपके पास जो सैंड है या रेत है या सॉइल है उसमें 99.99% सिलिकॉन होता है, और इतनी ज़्यादा अमाउंट में सिलिकॉन होने की वजह से हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बाद इस सिलिकॉन को उस सैंड में से सेपरेट करते हैं और उसे एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। जब वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है फिर आपने पढ़ा कि उसमें डोपिंग का प्रोसेस होता है, या पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके आप उससे N और P टाइप मटेरियल बनाते हैं। सो बेसिकली इस फोटो डायोड का लिंक आपके सराउंडिंग में मौजूद सन और सैंड के साथ है। सन आपको देगा फोटॉन्स और सैंड आपको देगा सिलिकॉन, जिससे आप बनाएंगे डायोड। अब जब आपने बना लिया डायोड तो आपके पास बना NP या PN जंक्शन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग इसे कनेक्ट किया है। N कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल, P कनेक्टेड है विद नेगेटिव टर्मिनल। अब आप हैरान होंगे कि रिवर्स बाइसिंग है तो फिर ये किस तरह आने वाली लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट की वैल्यू आप क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट 0 होता है। सो यहाँ पर अब आपके पास अगर इसके जंक्शन पर लाइट फॉल करे, यानी इस डायोड को आप एक्सपोज करें विद लाइट, तो क्या होगा? इसके अंदर की डिटेल पढ़ने के लिए इस डायग्राम पर गौर करें।
मैं आपको रिपीटेडली बता चुकी हूँ कि जब भी आप एन टाइप या पी टाइप मटेरियल या जंक्शन ड्रॉ करते हैं तो आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, और ये सिलिकॉन एटम्स को इसमें ड्रॉ नहीं किया जाता। आपको मालूम है कि अगर ये एन साइड है तो इधर आपके पास बनेगी पॉजिटिव, और अगर ये पी है तो इसमें आपके पास होगी नेगेटिव लेयर। ये आपका बन जाएगा डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन में आपके पास सिलिकॉन एटम्स भी अवेलेबल हैं, और इन सिलिकॉन एटम्स पर जब ये लाइट फॉल करती है तो क्या होगा? जब आपके पास लाइट फॉल हुई तो सिलिकॉन में ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन आने वाले फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि फोटोन के पास E = hf। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आने वाले फोटोन के पास होगी एनर्जी। वो फोटोन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ डेफिशिएंसी बनेगी, जिसे आप होल का नाम देते हैं। अब ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी, इसको फर्दर फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा, और अगर आप कंटिन्यूअसली लाइट इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं तो आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज करें यहाँ पर भी एक फोटोन फॉल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यहाँ पर भी एक फोटोन फॉल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, अगर आप इस रिवर्स बाइसिंग के पोटेंशियल या फील्ड पर गौर करें तो इसका फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। सो अगर ये फील्ड का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट मूव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस बैटरी का ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ ड्रॉ करूं तो ये साइड है पॉजिटिव, ये साइड है नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल इस साइड को क्या कर रहा होगा? नेगेटिव। ये इस साइड को पॉजिटिव, और बीच में ये आपके पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। अब इलेक्ट्रॉन एक तो आने वाले फोटोन से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और दूसरा ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट और फोटोन की एनर्जी की वजह से इन दो चीजों से क्या गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए वो इस सर्किट में जनरेट करेगा एक करंट। सो क्या हुआ कि फोटोन या लाइट एनर्जी ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की। इलेक्ट्रॉन ने अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, फ्री हुआ, और लगे हुए रिवर्स बाइसिंग के पोटेंशियल की वजह से उसे मिला एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इफेक्ट, और आपके पास सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इनिशियली अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पर कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रही और आपने यहाँ एक माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में, तो करंट क्या होगा? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है तो करंट इनिशियली क्या होगा? 0 होगा। लेकिन जब इस पर लाइट फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो सर्किट में मूव करेंगे, तो आपके पास ऑब्वियसली माइक्रो एमीटर पर करंट आना स्टार्ट हो जाएगी और करंट की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसकी रिवर्स बाइसिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डियर स्टूडेंट, इसका या फोटो डायोड का जो बेसिक पर्पस होता है वो डिटेक्शन ऑफ लाइट होता है, कि किसी जगह पर लाइट मौजूद है या नहीं है, उस लाइट की प्रेजेंस को या उस लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने फोटो डायोड को यूज करना है। सो इनिशियली हम इसको रिवर्स बाइसिंग में रखते हैं ताकि सर्किट का अपना कोई भी करंट ना हो। उस सर्किट में अगर करंट आए तो वो आने वाली लाइट की वजह से जनरेट हो, ताकि हम ये मेजर कर सकें कि आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या है, या हम ये डिटेक्ट कर सकें कि कहीं लाइट मौजूद है या नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा तो कि लाइट तो हमें नजर आ रही होती है,
जी डियर स्टूडेंट, हमें सिर्फ विजिबल पोर्शन की लाइट नजर आ रही होती है। अगर आप किसी ऐसे रीजन में बैठे हैं जहां पर इनविजिबल लाइट अवेलेबल है तो वो तो आपको नजर नहीं आएगी। उस इनविजिबल लाइट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए आप वहां पर अगर फोटो डायोड इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग प्लेस करें तो जब वो इनविजिबल लाइट इस डायोड पर फॉल करेगी तो ऑब्वियसली वो करंट जनरेट करेगी और करंट की प्रेजेंस से आपको पता चल जाएगा कि यस देयर इज सम लाइट, ऑल्दो दैट लाइट इज इनविजिबल फॉर यू, लेकिन ये फोटो डायोड उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इस फोटो डायोड पर फॉल होने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी है उसमें और जो एक करंट जनरेट होगा उसमें ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे और करंट की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होगी। सो यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो ये था आपके पास एक फोटो डायोड का फंक्शन। अब इस फोटो डायोड के जो यूजेस हैं वो क्या हैं, उनमें से पहला मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होता है, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर आपने मेजर करना है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड मिलते जुलते हैं। सेकेंड है लॉजिक सर्किट, थर्ड है ऑटोमेटिक स्विचिंग। ये दोनों रिजेंबल ही करते हैं। आपने देखा होगा कि सम टाइम आप जब किसी मॉल में एंटर होते हैं तो उसके डोर से जब आप एंटर होंगे तो वहां पर आपको एक बीप की आवाज सुनाई देती है। वो बेसिकली फोटो डायोड का ही फंक्शन होता है। वहां होता यह है कि डोर के बीच में से एक इनविजिबल लाइट पास हो रही होती है जो कि ऑब्वियसली आपको नजर नहीं आ रही होती, और उस लाइट के पास होने से उस डोर के जो अक्रॉस एक सर्किट कनेक्टेड होता है उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है और वो सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस लाइट के पाथ के बीच में आ गए। आपने लाइट के पाथ को फॉर द टाइम बीइंग क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से, ऑब्वियसली आपने जैसे ही लाइट को ब्लॉक किया करंट क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। जैसे ही करंट उस एक सर्टेन वैल्यू से कम हुआ तो साथ एक अलार्म अटैच होता है जो एक बीप की साउंड जनरेट करता है एट दैट लो करंट वैल्यू। सो इसमें आपके पास डोर्स पर डिफरेंट काउंटर्स भी अटैच्ड होते हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये देखा जा सके कि मॉल में पूरे दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं काउंट करने के लिए। सो आपके पास इसके अलावा भी कई यूजेज हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल आपको एक ही बताया। दूसरा अगर आप देखें तो मैंने फिर वही ऑप्टिकल फाइबर ही बनाया है कि आपको मैंने अभी बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को एंटर करना है तो आप इस जगह पर एलईडी यूज करेंगे जो आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी में। अब जब दूसरे एंड पर आप पहुंचते हैं तो आपने ये अगर करंट किसी डिवाइस को देनी है तो ऑब्वियसली यहां से क्या सिग्नल आ रहा है, लाइट का सिग्नल। तो क्या डिवाइस लाइट पर ऑपरेट करती है? नहीं, क्योंकि लाइट पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेट नहीं करती। सो इस लाइट सिग्नल को अब आपने दोबारा करंट में कन्वर्ट करना है और आगे कनेक्टेड डिवाइस को देना है। सो जहां पर आप एलईडी कनेक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करेगा। जब रिसीविंग एंड पर आप पहुंचेंगे तो आप फोटो डायोड कनेक्ट करेंगे जो आने वाली इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और आपकी उस डिवाइस को करंट की फॉर्म में सिग्नल पहुंचाएगा। सो इसी तरह जो आपका टीवी का जो रिसीविंग एंड होता है, यानी जब आप रिमोट से टीवी ऑन करते हैं तो रिमोट में कनेक्टेड होता है एलईडी जो एक इनविजिबल लाइट की फॉर्म में सिग्नल टीवी तक पहुंचाता है। अब टीवी ने उस लाइट के इनविजिबल सिग्नल को रिसीव किया। अब उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसने उसे किस में कन्वर्ट करना है, करंट में कन्वर्ट करना है। उस करंट में कन्वर्जन के लिए आपके टीवी के अंदर फोटो डायोड कनेक्टेड होता है ताकि आने वाले जो लाइट सिग्नल है उसकी जो लाइट एनर्जी है उससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और अपना जो टीवी के अंदर सर्किट है उसके फंक्शन को करंट के थ्रू वो परफॉर्म कर सके। सो टीवी रिसीवर जो होता है वहां फोटो डायोड कनेक्टेड होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था फोटो डायोड जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
अब इसी से रिजेंबल करता हुआ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सोलर सेल, जिसे आप फोटोवोल्टाइक सेल भी कह सकते हैं। अब वो इन दोनों एलईडी और फोटोडायोड से किस तरह डिफरेंट होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, पहली दो डिवाइसेस डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सोलर सेल को, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया फोटोवोल्टाइक सेल। अब इन दोनों प्रीवियस केसेस से ये कितना डिफरेंट है या किस तरह डिफरेंट है तो ये वही डायोड ही। इसमें भी आपके पास N और P मटेरियल्स को ज्वाइन करने से आपने जंक्शन या डायोड बनाया, लेकिन इसमें ना तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी और ना ही रिवर्स बायसिंग है। कोई भी बायसिंग नहीं है, कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। जस्ट इस जंक्शन पर जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी तो ये उस लाइट एनर्जी से जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फर्दर कंडक्ट करेंगे विदाउट एनी बायसिंग, ना तो फॉरवर्ड ना ही रिवर्स बायसिंग। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। एक तो ये कि आपके पास जो N और P मटेरियल्स आप यूज करेंगे उनमें हेवी डोपिंग होनी चाहिए। वैसे अगर आप डिफरेंट बुक्स को देखें तो जो इसमें आपके पास P मटेरियल है उसकी थिकनेस बहुत कम रखी जाती है और N मटेरियल की थिकनेस ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे तो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी होगी और हम ज्यादा करंट जनरेट कर सकेंगे। लेकिन आपकी बुक में इस थिकनेस को डिफरेंशिएट नहीं किया गया, सो हम भी इसको डिफरेंशिएट नहीं करते। इसकी टॉप सरफेस पर होता है P और बॉटम सरफेस पर प्लेस किया जाता है किस मटेरियल को, N मटेरियल को। सपोज करें कि ये आपके पास है P मटेरियल और इसके नीचे आप किसको प्लेस करेंगे, N को। इन दो लेयर्स के बीच में जो जगह होगी वहां क्या बनेगा, बैरियर या जंक्शन बनेगा। अब जो आपके पास टॉप पर P सरफेस है इसके ऊपर मेटल की लेयर्स अटैच की जाती हैं। किस तरह, कुछ इस तरह से। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये P है तो इसके ऊपर जिस तरह ये फिंगर्स हैं इस तरह से मेटल सरफेस की जो डिफरेंट स्लैब्स हैं उन्हें अटैच किया जाता है गैप्स के साथ। गैप क्यों छोड़ा जाता है, ताकि जब सनलाइट इस P रीजन पर फॉल करे तो वो P रीजन के अंदर पेनिट्रेट भी कर सके। मेटल क्यों अटैच की, क्योंकि हमने इन मेटल्स के साथ वायर्स अटैच करके एक कंडक्टिंग पाथ जनरेट करना है। सो अगर मेटल अटैच नहीं होगा तो कंडक्शन पाथ अवेलेबल नहीं होगा, और अगर हम इसे कंप्लीट मेटल से कवर कर देंगे तो जो लाइट इस पर फॉल कर रही होगी ऑब्वियसली वो P रीजन को टच नहीं कर सकेगी। सो जब इसके P के ऊपर मेटल अटैच किया जाता है तो 40% मेटल एट द टॉप अटैच किया जाता है और 60% एम्प्टी स्पेस छोड़ी जाती है, ताकि जब लाइट उस सरफेस को स्ट्राइक करे तो वो P रीजन को अप्रोच कर सके। और जो बॉटम में N के नीचे वाली जगह है, यहाँ पर ये वाली जगह, यहाँ पर सॉलिड मेटल को अटैच किया जाता है, क्योंकि यहाँ से फर्दर हमें एक और वायर भी कनेक्ट करनी है। दो वायर्स कनेक्टेड होंगी तभी हम एक पूरा फ्लो ऑफ करंट जनरेट कर सकेंगे। सो टॉप पर एक मेटल और बॉटम पर मेटल के थ्रू आपने एक कंडक्टिंग पाथ बनाया। यहाँ पर सपोज करें हम एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, कोई भी बाइसिंग नहीं है, हाई डोपिंग है। अब यहाँ पर जब इसके टॉप सरफेस पर लाइट फॉल करती है तो क्या होगा, क्योंकि वैसे तो ये P रीजन थिन होता है, सो लाइट बड़ी तेजी के साथ P रीजन को क्रॉस करती हुई इस डिप्लीशन रीजन तक पहुंचती है। यहाँ मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ कि इस डिप्लीशन रीजन के अंदर आपके पास न्यूट्रल सिलिकॉन एटम्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रक्चर में बनाते हुए शो नहीं करते। अब क्या हुआ कि लाइट आपके पास P रीजन को क्रॉस करती हुई इस डिप्लीशन रीजन को अप्रोच करेगी। अब अगेन यहाँ पर सिलिकॉन के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इन्हें वो ब्रेक करेगी, जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, अब यहाँ आपने ध्यान से सुनना है कि इस इलेक्ट्रॉन ने एक तो इस फोटोन से क्या गेन की, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी टॉप पर या इसके ऊपर एक
नेगेटिव लेयर है। ये नेगेटिव लेयर उस इलेक्ट्रॉन को जो फ्री हो रहा है उसे क्या करेगी, उसे रिपेल करेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन इस लेयर के रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से ऑब्वियसली और इस पॉजिटिव लेयर के अट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा। अब ये कौन सा मटेरियल है, ये एन रीजन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में अवेलेबल हैं। अब इस डिप्लीशन रीजन में मौजूद सिलिकॉन एटम्स क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए यहां से मूव करते हुए इस एन रीजन में एंटर होंगे। जब वो एंटर होंगे तो एन रीजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल हैं। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर आ रहा है वो एक ह्यूज काइनेटिक एनर्जी कैरी करता हुआ आ रहा है। उसने दो जगहों से काइनेटिक एनर्जी ली है, एक फोटोन की एनर्जी से और दूसरी इस नेगेटिव पोटेंशियल के रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। अब वो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता हुआ जब इस एन रीजन में मौजूद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ हिट करेगा तो ऑब्वियसली ये एन रीजन वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं क्योंकि आपने हैवी डोपिंग की हुई है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे अब मूव करने की कोशिश करेंगे। जब ये मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपने नीचे मेटल के थ्रू एक कंडक्टिंग पाथ इसको प्रोवाइड किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस मेटल के कंडक्टिंग पाथ को अडॉप्ट करते हुए सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और आपका ये बल्ब आपको ग्लो करता हुआ नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने देखा कि किस तरह बगैर किसी बैटरी की बाइसिंग के आपने जस्ट कंस्ट्रक्शन इस तरह की कि जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करे, इलेक्ट्रॉन एक ह्यूज काइनेटिक एनर्जी गेन करें, एन रीजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से जब कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करने की कोशिश करेंगे, बॉटम पर लगी हुई मेटल एक कंडक्टिंग पाथ देगी और आपके पास एक कंप्लीट सर्किट अरेंजमेंट बनी हुई है जिसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था एक ओवरऑल फोटो सेल जिसे आप एक फोटोवोल्टाइक सेल भी कह सकते हैं। अब इसको आप कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली जो सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं उनमें आप सोलर सेल्स को ही यूज करते हैं। डिफरेंट सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और उन पर जब लाइट एनर्जी फॉल करती है तो जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर आप डिफरेंट बैटरीज में स्टोर करते रहते हैं और जब भी कहीं पर भी फिर ज़रूरत हो तो उस बैटरी को आप ऑब्वियसली यूज़ करेंगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास जो यूज़ वो सैटेलाइट में है। आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ, तो उनके लिए अर्थ से वहाँ तक इतनी लॉन्ग वायर्स कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर सैटेलाइट के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी हो रही होती है, वो सोलर सेल्स की हेल्प से ही पूरी हो रही होती है। सैटेलाइट में भी डिफरेंट सोलर सेल्स कनेक्टेड होते हैं जो सनलाइट से जनरेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और उस इलेक्ट्रिसिटी से सैटेलाइट अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। फिर इसका यूज़ है फार ऑफ एरियाज जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशंस के थ्रू नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर आप सोलर पैनल्स अटैच करके सोलर सेल्स की हेल्प से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह बनने वाले पी और एन मटेरियल से जो आपने डायोड बनाया उस डायोड को किस तरह आपने एलईडी में, फोटो डायोड में, सोलर सेल में यूज़ किया और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की। ये था आपके पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।